अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू बिब्लियोथेरेपिस्ट। उम्मीद आप सब खैरियत होंगे। आपके लिए पेश खिदमत है मोहब्बत बदस्तक इसका नफ़ा सहता है एपिसोड 70। आगे के मामलात इस कदर आसानी से तय होंगे ये शमाल खान तो क्या ज़ाले के भी वहम गुमान में नहीं था। गुलरेज़ खान बहुत शान और शौकत से ज़ाले के घर आए और उसके डैडी से रिश्ते की बात की, बल्कि वो बीबी जान को भी साथ लाए थे जो ज़ाले से बहुत मोहब्बत से मिली थी। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मौका पाकर शुमाल ने ज़ाले को मैसेज किया था। ओके, वो मुस्कुरा दी। उसी शाम वो रेस्टोरेंट में शुमाल खान के मुकाबले मौजूद थी। मैं वाकई एक शादी कर चुका हूँ ज़ाले, कि इससे तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता? वो सीधे स्वभाव कहता उसकी आंखों में देख रहा था। अगर वो तुम्हारी मर्ज़ी से तुम्हारी ज़िंदगी में आती तो तुम मेरी तरफ नज़र भर के भी न देखते खान। ज़ाले ने पलकें नहीं झपकी थी। इत्मीनान से बोली तो शुमाल गहरी सांस भरता इधर इधर नज़र घुमाने लगा। फिर कदर तवक्कुफ़ के बाद संजीदगी से बोला, तुम तो पठानों की रिवायत जानती ही हो। बाज़ औक़ात शिमला ऊंचा रखने के लिए बहुत से फैसलों पर भी सर झुकाना पड़ता है। यूँ समझो एक ऐसा ही फ़ैसला मैंने भी माना। बाबा जान की इज़्ज़त का मान रखा, मगर उसका इनाम उन्होंने मुझे तुम्हारी सूरत में दिया, तो क्या मुझे पछताना चाहिए? वो पूछ रहा था। ज़ाले मुस्कुरा दी। कतई नहीं, मैं तो अब यही कहूँगी। तुम खुश हो ना? वो पूछने लगा तो ज़ाले ने पुरमोहब्बत निगाहें उसके चेहरे पर जमाते हुए अपने मखसूस बोल्ड अंदाज में कहा। अगर यही बात तन्हाई में पूछते तो बहुत अच्छे से जवाब देती। रबिश, वो झीप सा गया था। अच्छा, अब जल्दी से मुझे शादी की तैयारी कराना शुरू कर दो। मैं हर चीज़ तुम्हारी पसंद से लेना चाहती हूँ। ज़ाले ने बहुत लाड से कहा तो शुमाल ने सर झुका दिया। अच्छे लगते हो ये मोहब्बत के आगे सर झुकाते, वरना तो मैंने तुम्हें मोहब्बत से भागते ही देखा है। उसे छेड़ रही थी, मगर शुमाल खान के अंदाज में वो सिमटना, वो कतराना नहीं रहा था, बल्कि एक महसूस कुन बेतकल्लुफ़ी और एतमाद आ गया था जो ज़ाले को बहुत अच्छा लग रहा था। चलो तुम्हें शादी की पहली शॉपिंग आज ही कराता हूँ। वो शरारत से मुस्कुरा रहा था। ओके, ज़ाले तमानियत से हंस दी। वो अपने ख्याल में ड्राइंग रूम में दाखिल हुई। उसे खबर न थी कि अंदर इमाद आया बैठा है। वो ठिठक गई, जबकि उसे देखते ही एहतरामन उठ खड़ा हुआ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सोलेहा बेगम के साथ साथ उसे चाय सर्व करती सबा का भी लिहाज था, तो जवाब दे दिया, वरना तो वो उसके नाम से भी बिदकने लगी थी। आ जाओ निकी, चाय पी लो। सोलेहा बेगम के कहने पर उसे बैठना ही पड़ा। कैसी तबीयत है आपकी? इमाद उसी से मुखातिब था। ठीक हूँ, वो मुख्तसरन कहती सोलेहा बेगम की तरफ मुतवज्जो हो गई, जबकि इमाद उसका कतराना महसूस करके राह गुजर कर गया। वापसी कब हो रही है आपकी? वहाँ सभी को आपकी कमी महसूस हो रही है। वो उसके अपने माँ बहन रिश्तों को यूँ गलतफहमी से ख़त्म नहीं होने देना चाहता था। नगीन ने एक सुलगती निगाह उस पर डाली, जिसकी तपिश इमाद को अपने दिल में उतरती बहुत अच्छी तरह महसूस हुई थी। और शायद नगीन ने भी किसी ज़िद के ज़ेरे असर बहुत जज्बाती होकर फैसला किया, अब मैं वहाँ नहीं जाऊँगी। एक धमाका सा हुआ था। सुबह मुतहैयर सी उसे देखने लगी। वो नगीन जो मीर हाउस की फ़िज़ा से बाहर सांस लेना भी कुफ्र समझती थी, एकदम से ऐसा फ़ैसला कर बैठी। अभी तक किसी के वहम गुमान में भी नहीं था। हालांकि सोलेहा बेगम की मर्ज़ी यही थी कि नगीन अब वापस ना जाए, मगर नगीन की हालत और मीर हाउस से उसका लगाव उन्हें ये बात मुँह से निकालने से रोकता था। और अब सोलेहा बेगम हैरान थी। क्यों? इमाद बेहद दर्जा हैरानगी की जद में था। अब क्या बचा है वहाँ मेरे लिए? और वैसे भी मैं किसी के आगे सफाई पेश करने की पाबंद नहीं हूँ। जो मेरी मर्ज़ी होगी मैं वही करूँगी। वो बेहद बेरुखी का मुजाहिरा कर रही थी, और इस बात पर कमरे में मौजूद तीनों नफूस ने बहुत अच्छी तरह महसूस की थी। ये केक ले इमाद भाई, मैंने बतौर ख़ास आपके लिए बनाया है। आपको बहुत पसंद था ना? इमाद के चेहरे पर जमे हैरत के तासुरात देख कर सिवा ने बात बदलने की मकदूर भर कोशिश की थी। ड्राइंग रूम में दाखिल होते नौफल ने एक गहरी निगाह सबा पर डाली, जो उस वक्त पूरी तरह उसकी तरफ मुतवज्जो थी। इमाद बहुत पुरतपाक अंदाज में नौफल से मिला, जबकि दूसरी तरफ अव्वल रोज़ की तरह गर्म जोशी थी। लेकिन अब यही रहेगी नौफल? सोलेहा बेगम समझ रही थी कि वह हालात से समझौता कर बैठी है। अपने तय उन्होंने नौफल को ये बात खुशी से खबर दी। ये तो बहुत अच्छी बात है, मगर निकी को कोई एतराज़ तो नहीं? वो पूछने लगा। निगाह मुस्तरबाना अंदाज में चाय का कप सॉसर में घुमाती नगीन पर थी। इसी ने तो कहा है खुद, मगर वहाँ के मकीनों को भूलिएगा नहीं, आती रहिएगा, इमाद ने बेसाख्ता कहा। तो नगीन ने एक तल्ख निगाह उस पर डाली। और रहने वाले हर मकीन, हर फर्द का अमल मेरे दिल पर नक्श हो चुका है। आप बेफिक्र रहें, मैं कुछ भी भूलने वाली नहीं हूँ। वो पुरतपिश अंदाज में बोली तो इमाद कुड़ कर रह गया। वो जो कह रही थी वो तो सबकी समझ में आ रहा था, मगर जो नहीं कह रही थी, जिन अल्फाज के पसे पर्दा था, वो इमाद को बहुत अच्छी तरह से महसूस हो रहा था। एक तल्खी
एक गैर मानियत मुद्दत तक ना ख़त्म होने वाली गलत फहमी, और वो किसी भी हाल में उस गलत फहमी को बढ़ावा नहीं देना चाहता था। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, काफ़ी देर हो गई है। वो चाय का कप रखता दफ्तन उठ खड़ा हुआ था। अरे बैठो बेटा, अभी तो आए हो, महज चाय ही तो पी है। सालिहा बेगम ने इस्रार किया तो वो मुस्कुरा दिया। बस आंटी, बहुत दिनों से सभी के हाथ की चाय याद आ रही थी। मैंने सोचा एक चक्कर लगा ही लूँ, वरना दिल यूँ ही मुस्तरब रहेगा। चाय का एक कप ही काफ़ी है, बाकी आप लोगों का खलूस और मोहब्बत। तो तुम रोज़ाना आ सकते हो इस खलूस और मोहब्बत का जायका चखने, यहाँ कौन सी कमी है। नावल का लहजा सबा को अजीब सा लगा था, बल्कि वो तो नावल और इमाद के माबैन पहले इस तनाव को भी महसूस कर चुकी थी। नावल के बर्ताव से झलक रहा था। नावल से हाथ मिलाता, झुककर सालिहा बेगम से प्यार लेता। वो चढ़ती निगाह खामोश बैठी, माहौल से कटी हुई नगीन पर डालता बाहर निकल गया। तो नावल ने उतना भी फ़र्ज़ नहीं निभाया कि उसे बाहर तक ही छोड़ आए। सबा किलसती हुई बर्तन समेटने लगी। बहुत अच्छा फ़ैसला किया है तुमने निक्की, यहाँ रहोगी तो दिल बहल जाएगा। नावल के कहने पर वो थके से अंदाज में मुस्कुरा दी। ये तो मैं ही जानती हूँ ये फ़ैसला मैंने कैसे किया है, वरना उस घर से मेरी जितनी यादें हैं उनका दामन वहाँ से छुड़ाना इतना आसान काम नहीं है। वक्त सब कुछ सिखा देता है, आसान बना देता है सिस्टर। नावल ने उसे हौसला दिया था। वहाँ रहने या रहने से रिश्ता तो ख़त्म नहीं होगा निक्की, वहाँ भी तुम्हारे अपने हैं और यहाँ भी। सबा ने मोहब्बत से कहा था। सालिहा बेगम ने उसकी हाँ में हाँ मिलाई, और वाकई जितनी मोहब्बत नगीन को अव्वल रोज़ से मीर हाउस से मिली थी वो भूलने के लायक नहीं थी। अपना जल्दबाजी में किया जाने वाला फ़ैसला अब नगीन के दिल परेशान करने लगा था। वो चाय का कप अधूरा छोड़ दी उठकर बाहर निकल गई। अभी उसे संभलने में बहुत वक्त लगेगा। सालिहा बेगम दुखी हो गई। नगीन मुझसे कुछ नहीं कहती थी, मगर रात को जब उनके पास करवट बदलते लेटती होती तो उसकी खामोश सिसकियाँ उनसे छिपी नहीं रहती थीं, और सुबह के वक्त उसकी सूजी हुई आंखें, उसकी शब बेदारी, अगर ये सारी काम राज खोल रही होती थी। वक्त सब कुछ सिखा देता है मम्मा, अब बेफिक्र रहें, वो भी संभल जाएगी। नावल ने संजीदगी से कहा तो सालिहा बेगम उसकी तरफ मुतवज्जो हुई। तुम्हारे बिजनेस ट्रिप का क्या बना। ट्रॉली घसीट कर बाहर निकलते सबा के समाते हमतन गोश हो गई। वही जो आप चाहती थी। वो दफ्तरी नाराज सा बोला तो सालिहा बेगम शुक्र बजा लिया। तुम देखना खुदा कितना नवाजता है तुम्हें, उसके खजाने भरे हुए हैं, किसी शय की कमी नहीं है। यहीं तुम्हारे लिए बेपनाह रिस्क लिखेगा वो। उन्होंने बेसाख्ता ही उसे कई दुआएं दे डाली तो नावल मुस्कुरा दिया। दिल में मौजूद नाराज़गी का बोझ खुद ब खुद ही हट गया था। मगर रात सबा की बहस फिर से उसका मूड ख़राब करने लगी। आप इमाद भाई से इस कदर बेगाना क्यों रहते हैं। ओहो, तो ये हसियत काम करती है आपकी। वो तनसन बोला था। अल्लाह का शुक्र है, मेरी तमाम हसियत बहुत अच्छा काम करती हैं, और आपका रवैया तो आँख के अंधे को भी महसूस हो जाए। मैं तो फिर भी देख सकती हूँ। वो जल कर रह गई। मैं ऐसा ही हूँ। वो बिस्तर पर नीम दराज हो गया। मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ कि आप कैसे हैं। यूँ खोल चढ़ा कर मुझसे पेश मत करें। मीर हाउस के बाकी किसी भी फ़र्द के साथ आपका रवैया ऐसा नहीं है, फिर इमाद भाई के साथ आपका रवैया ऐसा क्यों है। वो आज इस पजल को हल करने के मूड में थी, मगर नावल का मूड ख़राब होने लगा। आपको उसकी इतनी फ़िक्र क्यों है। वो सुलगा था। मुझे अपने मैके से आने वाले हर फ़र्द की इज़्ज़त और एहतराम की फ़िक्र है नावल साहब। वो तल्खी से बोली थी। वो सर झटक कर है क्या। वैसे तो बहुत रवादारी निभाते रहते हैं, इतना नहीं हो सका कि 4 कदम चल के उन्हें बाहर तक की रुखसत कराते। सबा को फिर से याद आया था। जो प्रोटोकॉल आप चाहती हैं वो खुद से दे लिया करें। मेरे पास इन चोचलों के लिए वक्त नहीं है। वो सर धोने लगा था। मियाँ बीवी में मैं और तुम नहीं चलता नावल। सबा को उसके अंदाज ने दुखी किया था, मगर वो हनूज उसी सर्द मोहरी की कैफियत में था। मुझे पटिया न बढ़ाई करें मेहरबानी फरमा कर, और अब लाइट ऑफ कर दें ताकि मैं 2 घड़ियाँ इत्मीनान से सो सकूँ। वो जल्दी कुर्ती लाइट ऑफ करके सालिहा बेगम के कमरे में आ गई, जहाँ नगीन भी मौजूद थी। मुबारक हो खान, जीत गए हो अपनी मोहब्बत को। नावल ने उसकी बात सुनते ही उससे गले से लगाया तो वो हंस दिया। जीत तो उसने मुझे लिया है यार, मैं तो बहुत बचा बहुत छिपा हुआ हूँ उससे, और अपनी पहली शादी का चक्कर बताया उसे। नावल ने अपने दिल की बात की तो वो तमानियत से मुस्कुरा दिया। बेफिक्र रहो, वो सब जानती समझती है, बल्कि यूँ कह लो कि मुझे जानती है, मेरी रूह को पहचानती है। बहुत खुशकिस्मत हो खान, मोहब्बत से आगे भागते रहे और मोहब्बत बेदाम के गुलाम बनी। साथ जोड़ी तुम्हारे पीछे। नावल को बेसाख्ता रश्क आया था। खैर खुशकिस्मती मैं तो तुम मेरे भाई बंद हो, अब शुक्रगुजारी ना करो तो और बात है। शमाल ने उसे छेड़ा था। वो महज मुस्कुरा दिया, फिर पूछने लगा, ये बताओ आगे क्या इरादा है। बहुत नेक, बस तीसरे हफ्ते से शादी की रस्मात शुरू। वो सरशारे की कैफियत में था।
नौफल ने उसके शाने पर धमका चढ़ा। घुन्ने, बस यार, तुम ही से सीखे हैं ये अंदाज। वो हंस दिया था। थोड़ी देर के बाद साले भी उसके ऑफिस में मौजूद थी, जगह जगह चमकती आंखें और बात पे बात हंसती। तुमसे तो पूछने की ज़रूरत ही नहीं कि तुम कितनी खुश हो। नौफल ने उसे छेड़ा तो वो कुर्सी से टेक लगाती हंसती। ज़रूरत भी क्या है, मेरे तो मन की मुराद पूरी हो रही है। जितनी भी नज़र नियाज करूँ कम है। वो मज़े से बोली तो शमाल को करते देख कर नौफल हंसने लगा। मुझे लगता है कि शादी के बाद तुम नहीं बल्कि ये तुमसे रोमांटिक डायलॉग्स बोला करेगी। तो अब भी यही हो रहा है। मुझे मौका कब देती है यार। वो मायूस था। हिम्मत लाओ खान, हिम्मत। दिल के असल जज्बात की तर्जुमाएँ करते हैं ये अल्फाज। तुम्हारी तरह थोड़ी कि अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और। वो उसे छेड़ने लगी थी और शमाल जस जस होने लगा। ओके, सीज़ फायर। नौफल ने हाथ उठाकर उन्हें रोका। अब सिर्फ इतना बता दो कि आगे कौन करवा रहा है। तुम। वो दोनों बेख्तियार इकट्ठे बोले तो नौफल उन्हें घूरने लगा, मगर मजबूरी थी सो उठ खड़ा हुआ। दोस्ती और मोहब्बत में इतनी मार तो खानी ही पड़ती है। गहरी सांस भर के नौफल ने कहा तो दोनों हंसने लगे। जोहा, मोहित के कपड़े प्रेस कर दो बेटा। चची जान ने चौथी मरतबा उसे याद दिलाया कि उसे जुम्मे के लिए मोहित के सफ़ेद सूट को इस्त्री करना है, मगर एक मरतबा भी वो अपनी जगह से नहीं हिली थी। और अब जब वीरा ने उठते हुए कहा, मुझे बताया आंटी, मैं कर देती हूँ, तो चची जान की खुशमगी निगाहों से घबरा कर जोहा को उठना ही पड़ा। वीरा भी उसके साथ ही चल दी। आप तो मेहमान हैं, कहाँ इन बखेड़ों में पड़ रही हैं। 4 दिन सुकून से गुजार के घर जाएं। जोहा ने बड़े सलीके से उस पर वाज़ेह किया कि एक दिन उसे अपने घर भी लौटना है। अब तो यही मेरा ठिकाना है, पता नहीं कब तक। वो हंसी थी, इसलिए स्टैंड के पास खड़ी होकर जोहा बेख्तियार उसे देखने लगी। उसे कुछ गलत होने का एहसास हो रहा था। मोहित हसन ने उसे निकाह जैसा बंधन बांधने के बाद घर में एक और खेल रचा रहा था। लाओ, मैं करती हूँ। वीरा ने उसके हाथ से वाटर स्प्रे लेते हुए कहा। जोहा ने बेख्तियार अपना हाथ पीछे किया तो जल्दी स्त्री से छू गया। ओह, वाटर स्प्रे उसके हाथ से गिर गया था। अरे, वीरा मुतासिफ हुई। हाथ चल गया, दर्द हो रहा है। नहीं, वो अपने हाथ के पुष्ट पर चलती लंबी सुर्ख लकीर को देखते हुए उतना ही कह सकी। बहुत मोहब्बत करती हूँ मोहित से। वीरा ने चंद लम्हे उसे प्रेसिंग करते हुए देखते रहने के बाद कतई गैर मुतवक्को सवाल किया कि जोहा गड़बड़ासी गई। क्या मतलब। वो हूक सी उसे देखने लगी तो वीरा मुस्कुरा दी। उसकी कदर करना, बहुत मोहब्बत करने वाला और दिल में रखने के काबिल बंदा है। वो बहुत जज्ब से कह रही थी। जोहा के दिल की धड़कनें उलट पलट होने लगी। उसे लगा वीरा उसे कुरेद रही हो। वो गमखारी। जोहा को लगा यही मौका है बात का सिरा पटकने का। कुछ ऐसा ही समझ ले। क्या मतलब, यानी दोनों तरफ ही आग बराबर लगी हुई। वीरा ने हैरान होकर पूछा तो उसने शर्माने की अदाकारी करते हुए बोला, जाहिर है ऐसे मामला एक तरफा कब तक चल सकते हैं। वाह, मोहित हसन को देख के तो ऐसा कुछ एहसास नहीं होता, बल्कि वो तो यूनिवर्सिटी में भी लड़कियों से कितने फुट के फासले पे रहता था। अच्छा है ना, जब दिल में किसी की शर्बिया बसी हो तो फिर इधर उधर ध्यान देने की ज़रूरत भी क्या है। जोहा ने जैसे इतराकर कहा था, कपड़े प्रेस हो गए हो तो मेरे कमरे में पहुंचाने के बाद ये डिस्कशन कर लेना। ये आवाज़ थी एटम बम जो जोहा की समातों पर अचानक गिरा था। मोहित हसन उसकी पुश्त पर ही खड़ा था। जोहा का जी चाह ज़मीन फटे और वो उसमें धंस जाए। या खुदा, कैसी आजमाइश लिख दी तूने इस मुकद्दर में। वीरा हंसी। सुन रहे हो मोहित, तुम्हारा घुन्नापन अब मुझ पर वाज़ेह हो रहा है। तभी मुझे लिफ्ट ना कराई। अरे कमाल है, लिफ्ट तो तुमने मुझे नहीं कराई थी। डोली में बैठ के निकल ली फराज अहमद संग। वो दोनों बातें करते निकल गए थे। जोहा ने एक तवील सांस लेकर खुद को नॉर्मल करने की कोशिश की। उसे वीरा पर शदीद गुस्सा आ रहा था। यकीनन मोहित की इस कदर खामोशी आमद से वो वाकिफ़ थी, मगर जोहा का मजाक उड़ाने की गर्ज से। यही बात होगी। उसके दिल और दिमाग मुतफिक थे। मेरा मजाक उड़ा रहे थे दोनों। जोहा का दिमाग तपने लगा। देखना वीरा बेगम, तुम्हें तो मैं ऐसा सीधा करूँगी कि मोहित हसन भी याद करेगा। वो कुड़ रही थी। मेरी तो अब एक ही ख्वाहिश है, खुदा जल्द अज जल्द सबा की गोद भर दे तो मेरे सोने से घर में रौनक आ जाए। सालिहा बेगम शायद नगीन से बात कर रही थी, मगर जरीना बेगम के जवाब ने नौफल के असाब साबित कर दिए। खुदा बहुत मेहरबान है आपा, यकीनन आपकी दुआएं सुनेगा। खुदा की मेहरबानियों से तो कोई इनकार ही नहीं, मगर पैदर पे सदमात ने जैसे खुशियों का मुंह फेर दिया है इस घर से। सोचती हूँ इस तरह नगीन का भी दिल बहल जाएगा। सालिहा बेगम गहरी सांस भरते हुए कह रही थी। नौफल अजीब से एहसासात में घिरा। वहीं से उल्ले कदम अपने कमरे में लौट आया। सबा भी वॉशरूम से नहा कर निकली थी। लंबे से बालों को टॉवल से रगड़ कर नरमी से खुश करती अपने आप में मगन थी। नौफल की निगाह बेख्तियार उसके सरापे पे अटकी। खुदा की मेहरबानी से तो वाकई इनकार ही नहीं, मगर ये खाकी
اس کی کمیاں، اس کی خامیاں کو کیسے برداشت کرے؟ اپنی پشت پر اس کی نگاہوں کی تپش صبا کو بہت اچھی طرح محسوس ہو رہی تھی۔ وہ پلٹی۔ کچھ کام ہے؟ وہ گڑبڑا سا گیا۔ نہیں، مجھے کیا کام ہونا ہے؟ وہ بے رخی سے بولا تو صبا فی کے انداز میں مسکرا دی۔ میں کچھ دنوں کے لیے امی کی طرف جانا چاہتی ہوں۔ اس کے کہنے پر نوفل چونکا۔ پریتی کے لہجے میں پوچھنے لگا، وہ کیوں؟ کیوں سے کیا مراد ہے آپ کی؟ میں کہ جانے کے لیے ہر بار کوئی وجہ ہونا ضروری ہوتی ہے؟ وہ سنجیدہ تھی۔ اگر یہاں آپ کی زیادہ ضرورت ہے، وہ بے ساختہ بولا تو صبا دل گرفتگی سے ہنسی۔ اچھا، کیسے؟ اس گھر کو، ماما اور نگین کو؟ وہ کترا گیا۔ اور آپ کو؟ آپ اچھی طرح جانتی ہیں۔ میں تو صرف وہ جانتی ہوں جو آپ مجھے باور کرانا چاہتے ہیں، مگر جو کچھ آپ کے دل میں ہے میں اسے سمجھنا چاہتی ہوں۔ وہ مجھ سے شیئر کریں؟ وہ کہہ رہی تھی۔ نوفل گہری نگاہ اس پر ڈالتا بستر پر آ گیا۔ تو پھر کل مجھے امی کی طرف ڈراپ کر دیں گے؟ وہ منتظر تھی۔ نہیں، صفا چٹ جواب آیا، جیسے وہ کوئی ٹوٹ کے محبت کرنے والا شوہر ہو جسے بیوی کی ایک پل کی جدائی بھی شوق گزرتی ہو۔ صبا دل محسوس کر دوبارہ سے اپنے بال سنبھالنے لگی، جبکہ نوفل کا ذہن ابھی تک صالحہ بیگم کی خواہش میں الجھا بھٹک رہا تھا۔ عماد کا بار بار آنا نگین کی ٹینشن بڑھا رہا تھا، مگر اسے زیادہ برداشت کرنا اس کے بس میں نہیں تھا۔ تبھی تو گاڑی سے اتر کر وہ ابھی سیدھا ہی ہوا تھا کہ وہ اس کے سر پر پہنچ گئی۔ اس کے سلام کا جواب بہت تیکھے انداز میں دیا تو عماد نے ایک جانچتی نگاہ اس پر ڈالی۔ کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ وہ جیسے سے یہی سے ترخانے کے موجود میں ہو۔ عماد گاڑی سے ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا۔ نوفل بھائی تو گھر پہ نہیں ہے؟ اچھا، عماد مسکرا دیا۔ تو کیا مجھے یہیں سے واپس ہو جانا چاہیے؟ آپ کی مرضی، وہ بے رخی سے بولی تھی۔ گھر میں اور لوگ تو ہوں گے؟ عماد نے پوچھا تو نگین نے سلگتی نگاہ اس پر ڈالی۔ آپ کے یہاں آنے کا مقصد پوچھ سکتی ہوں میں؟ ہاں ضرور، اس نے اطمینان سے کہا تو جذبت ہونے لگی۔ صبا میری بہن ہے اور یہ اس کی سسرال ہے، میرا آنا بنتا ہے۔ عماد کی عبادت سے شرمندہ کر گئی۔ وہ اس قدر بد اخلاق تو کبھی بھی نہیں رہی تھی، پھر جانے کیوں عماد کے سامنے آتے ہی عجیب سے جذبات اس کے دل و ذہن کا گھیراؤ کر لیتے تھے۔ لیکن آپ کا یہاں آنا مجھے پسند نہیں ہے، وہ تلخی سے بولی تو عماد کا رنگ پھیکا پڑنے لگا۔ نگین، بات کرنے سے بات بنتی ہے، یوں ہواؤں میں تیر نہ چھوڑو، وہ بے اختیار بولا تو نگین کو کرنٹ سا لگا۔ وہ ہمیشہ اسے بھابھی کہہ کر بلایا کرتا تھا اور اب یہ انداز تخاطب۔ میرا آپ سے بات کرنے کو دل نہیں چاہتا، آپ کو دیکھ کر مجھے اپنے تمام نقصان یاد آنے لگتے ہیں۔ اس کا انداز ابھی بھی وہی تھا۔ عماد کو دکھ ہوا۔ نگین، ایسا مت سوچو، اگر میرے بس میں ہوتا تو کیا مجھ سے بچا نہ لیتا؟ زندگی اور موت تو صرف خدا کا اختیار ہے، میں تو خود بے بس کھڑا اسے ہاتھوں سے نکلتے دیکھتا رہ گیا تھا۔ آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا انہیں ساتھ لانے کا۔ نگین کی آواز بھرانے لگی۔ یہ تو عارضی وعدے ہیں نگین، اصل وعدہ تو وہ ہے جو موجود حقیقی کا ہے۔ وہ اپنا وعدہ پورا کرنے پر قادر ہے، انسان نہیں۔ وہ خاموش کھڑی اپنے آنسو ضبط کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ خود کو زندگی کی طرف لانے کی کوشش کرو نگین، زندگی ختم نہیں ہوتی، بہرے طور اپنی سانسیں پوری کرنا پڑتی ہیں۔ عماد نے اسے سمجھایا۔ اس کی خاموشی سے تو یہی لگ رہا تھا کہ وہ بات سمجھ رہی ہے، مگر عماد کے چپ ہوتے ہی وہ غصے سے بولی، میں چاہے جیوں یا مروں، مگر میں نہیں چاہتی کہ آپ بار بار میرے سامنے آئیں۔ یہ تو قسمت کی کھیل ہے نگین، ضروری تو نہیں کہ تمہاری ہر راہ ہی کھوٹی ثابت ہو، وہ بے اختیار کہہ گیا تھا۔ وہ خود تو جھٹکا کھا کر چپ ہوا ہی تھا۔ نگین بھی چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ ارے عماد، کیا بات ہے؟ یہیں سے لوٹنے کا ارادہ ہے؟ آ رہے ہو یا جا رہے ہو؟ ادینہ کسی کام سے انیکسی سے نکلی تو عماد کو دیکھ کے کھل اٹھی۔ آیا تھا، سب سے مل لیا، اب واپسی ہو رہی ہے۔ وہ کزن مسکرایا تھا۔ ارے واہ، مجھ سے تو ملے نہیں، سب سے کیسے ملیے؟ چلو اندر، ادینہ رعب سے بولی تھی۔ ابھی تو اندر سے نکلا ہوں، پھر کسی دن صحیح، تم سے بھی ملوں گا اور آنٹی سے بھی، وہ مسکراتے ہوئے بولا تو نگین مزید کچھ کہے بغیر پلٹ گئی۔ بیچاری، ادینہ نے ترس کھانے والے انداز میں کہا تو عماد کو اچھا نہیں لگا۔ بیچاری پن والی اس میں کیا بات ہے ادینہ؟ خدا کی رضا سے بڑھ کے کچھ بھی نہیں ہوتا، وہ بھی سنبھل جائے گی۔ اس نے دکھ ہی بڑا دیکھا ہے، صبر آنے میں بھی تھوڑا وقت لگے گا۔ ہاں یہ تو ہے، وہ فوراً اس کی حمایت میں بولی، پھر بڑے مان سے پوچھنے لگی، تم کہاں ہوتے ہو؟ اتنے دنوں سے مل بھی نہیں رہے۔ حالات کے مطابق چلنا پڑتا ہے ادینہ، سوچ رہا تھا کہ جاب چھوڑ کے اب ماموں جان کے بزنس میں انوالو ہو جاؤں، بس اسی بھاگ دوڑ میں تھا۔ حالانکہ میں بزنس مائنڈیڈ بالکل بھی نہیں ہوں، مگر ماموں جان کی محبت اور ان کی مجبوریاں۔ اس نے گہری سانس بھری تو ادینہ کے دل کی کھل کھل اٹھی۔ بزنس یعنی کہ دولت کا چھپڑ؟ ارے واہ، اس سے اچھی بھلا اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ ان بیچاروں کا بڑ کون ہے جو یہ سب بکھیڑے سمیٹے؟ اس موقع پر تو تمہیں ہی آگے بڑھنا ہوگا،
और जॉब में रखा भी क्या है, अपने बिजनेस की बात ही कुछ और होती है। अदीना की सोच उसे बहुत सतह लगी, मगर बहरहाल उसने इस पर कुछ कमेंट नहीं किया था। गहरी सांस भरता पलट गया। ओके, फिर किसी रोज़ मुलाकात होगी इंशाल्लाह। ओके, दिल महसूस के रह गई, मगर उसको खुश करने के लिए फ़िलहाल इतनी तसल्ली काफ़ी थी कि माद इतने बड़े बिजनेस को संभालने वाला है। उसे अभी से अपनी 5 उंगलियां घी में महसूस होने लगी थी। वो गुनगुनाते हुए वापस पलटी थी। ज़ाले की शादी हो रही है मामा। नौफल ने खाने की मेज़ पर धमाका किया था। सबा चौंक कर उसे देखने लगी। अच्छा, वो खुश हुई। कब, किसके साथ? बहुत जल्द, 1.5 हफ्ता ही बाकी है। और जहाँ तक बात है किसके साथ, तो मेरे साथ तो नहीं हो रही। वो चढ़ती निगाह सबा के ठिठके हुए हाथ पर डालते हुए मजाकन कह रहा था। शर्म करो, सालिहा बेगम ने उसे घूरा था। काहे की शर्म, आपकी बहू तो मुझे खुली छूट दिए हुए है, वो आराम से बोला, जबकि सबा के दिल में खतबत सी हो रही थी। ज़ाले की शादी शिमाल के साथ हो रही है मामा। उन लोगों का 7 साल पुराना इश्क कामयाब हो रहा है। वो हंसा था। सब बेख्तियार उसे देखने लगी। चेहरे पर कुछ पछतावा या कुछ खोने का एहसास तक नहीं था। तो वो सब मुझे तड़पाने और किलसाने को वो चकरा सी गई। हम सभी मधु हैं, नौफल ने कहा और मुंतज़िर निगाहों से नगीन को देखने लगा, जिसने फ़ौरन ही माज़रत कर ली। मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। तुम और सबा चले जाना, सालिहा बेगम ने बाखुशी कहा। तो वो कुछ कहते कहते रुक गया। अब इसरार करना उसे कुछ मुनासिब नहीं लगा था, सो वो खामोश ही रहा। आपको तो बड़ा अफसोस हुआ होगा साले की शादी का। रात सबा के दिल में जाने क्या समाई थी। बहरतौर अब क्या हो सकता है। नौफल ने गहरी सांस भरी और कोहने के बल नीम दराज होकर मैगज़ीन के सफ़ाहात उलटने पलटने लगा। और उसके 7 साल इश्क में आप कहाँ फिट होते हैं, सबा ने तंज किया था। वह हंसा। मोहब्बत एक तरफा भी होती है मोहतरमा। आप जैसा शख्स तो उसके हिजों से भी वाकिफ़ नहीं, गजब मोहब्बत करना। वो तमस्कुर उड़ाते हुए बोली थी। कभी फुर्सत में बताऊंगा आपको। यूँ कहें कि मुझे खुद से तनफ़ुर करने के लिए आपने अपने इर्द गिर्द नफ़रतों और गलतफहमियों का जाल बिछा रखा है, ताकि मैं आपके करीब ना आ सकूं। सबा ने कतीयत से कहा था, मगर वो लापरवाही से मैगज़ीन के सफ़ाहात उलटता रहा। वो थक कर उसके करीब आ बैठी। मत करिए ऐसे नौफल, ज़िंदगी को कुछ तो आसान करिए मेरे लिए, आज़ादगी से कहा। तो वो उसे देखने लगा। नीले लिबास में ज़िंदगी की तमाम तर रनाई और दिलकशी का पीकर लग रही थी। वो जज्बस होने लगा। उसे लगा वो यूं ही बैठी रही तो वो पिघल जाएगा। ज़िंदगी को मुश्किल मैंने नहीं, आपने बना रखा है। मैंने तो आपको खुली आज़ादी दे रखी है, जैसे जी चाहे गुजारे, आपके बगैर। कैसे नौफल? वो हार रही थी। नौफल का दिल आदम का दिल था, हिमकने लगा। मोहब्बत पहलू में बैठी थी और वो निगाहें चुराए चुराए थकने लगा था। बेख्तियार उसने हाथ बढ़ाकर सबा के रुखसार को छुआ था। वो उसके शाने से आ लगी और वो पिघल कर रह गया। तुम्हारा तो दिमाग ख़राब हो गया है वीरा। अब जबकि मैं तुम्हारे साथ हूँ तो तुम्हें किसका खौफ है? वही तो उसे डांटने वाले अंदाज में कह रहा था। वो दोनों लॉन की धूप में कुर्सी पर विराजमान थे। उनसे कुछ फासले पर बज़ाहिर अखबार का मुताला करती ज़ोहा के कान खड़े हो गए। तुम्हारे साथ ही सबसे बड़ी तसल्ली है मोहित। तुम्हारे सहारे ही तो उसका घर छोड़ कर आई हूँ। वेरी गुड। बस यही सोचो कि आगे रहा बहुत आसान है। खामखा को इम्तिहान में डालने बल्कि जान खो में डालने का मतलब एहतजाज की इस्तियात रखते हुए भी जुल्म सहते रहना जालिम का साथ बनने के मुतरादिफ है। मैं तो पहले ही इस हक़ में नहीं था, मगर उस वक्त तुम्हें फराज से आगे पीछे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, हत्ता कि मेरे वादे भी। मोहित कह रहा था। ज़ोहा का दिल पहलू में फड़फड़ाने लगा। तो ये थी तुम्हारी गुमगुश्ता मोहब्बत मोहित हसन। अब उन्हीं वादों की डोर थाम करके वापस लौटी हूँ मोहित। बस ये ध्यान रखना कि मैं इसमें तनहा न रह जाऊँ। वीरा बहुत मलबल और अफसरदा थी। ज़ोहा को उसके जज्बात निगारे पर गुस्सा आने लगा, मगर मोहित साहब तो उस वक्त पूरे शहजादे सलीम बने बैठे थे। डोंट वरी वीरा, मैं हूँ ना। ज़ोहा ने जलकर पहलू बदला। मैंने केस फाइल कर दिया है। खुला का हक तो कुदरत ने दे रखा है तुम्हें। अब फराज अदालत में आ जाए तो दिनों में रिजल्ट आ जाएगा। बस तुम साबित कदम रखो, वो कह रहा था और ज़ोहा का दिमाग चकरा रहा था। खिड़की के पर्दे हटाते ही सर्दियों की खुशगवार धूप भरे दिन ने कमरे में उसके बेड तक किरणों का सुनहरी सा जाल बिछा दिया। सुहा ने चेहरा घुमा कर देखा। नौफल अभी तक बेसुध सो रहा था। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट डराई। तो सबा मीर, तुम जीत ही गई इस अक्खर मिजाज शख्स को। आज तो बहुत दिनों के बाद इतने अच्छे जायका का खाना खाया है। खाने से फारिग होते ही ये पहला तबसरा मोहित हसन का था। जुहा की आंखें फटी की फटी रह गईं। इतनी दीदा दिलेरी, वो भी सब घर वालों के सामने। वो अच्छी तरह जानता था
क्या ज़िद करके वीरा ने तो नई डिशेस बनाई थी, मगर यूँ बिला झिझक सब में बैठकर खुलेआम तारीफ संत जारी करना। और असल धचका तो उसे उस वक्त लगा जब सभी ने खुले दिल से मोहित की बात की तायद की। उफ, ये सीधे साधे मेरे घर वाले, इन्हें क्या पता कि इनके नाक तले दिन दहाड़े क्या खेल खेला जा रहा है। तैजा ने हंसवे आदत वीरा को भी इनाम से नवाजा था। वीरा ने सोहा के बर्तन समेटने तक चाय बनाई और लॉन्च में ले आई। ये तुम्हारी चाय, स्ट्रॉन्ग विद 1 टीस्पून शुगर। सबको चाय सर्व करने के बाद उसने मोहित का कप बढ़ाते हुए शरारत से कहा तो वह हंस दिया। थैंक्स अ लॉट। हाय, सोहा के दिल पर हाथ पड़ा था। ये क्या लैला मजनू का ड्रामा हो रहा है। उसने वहशत ज़दा होकर सब घर वालों पर निगाह डाली। वो सभी अपनी बातों और कुछ खबर में अपने आप में मगन थे। या अल्लाह, मुझे कौन सी दीदा भी ना अता कर दी तूने, और मैं कब से मोहित हसन जैसे असल शख्स ये मुस्कुराहट का हिसाब रखने लगी। मुझे तो हाथ छुड़ाने चाहिए। हंसकम जहाँ पाक, मगर तकलीफ वजी बेवकूफ़ों की तरह अपनी ज़ात के तीबाजे में मसरूफ़ थी। ये मेरे होने की तकलीफ़ है कि मैं हूँ और ये बंदा मेरे होने का नोटिस लिए बगैर मेरे ही सामने किसी और पर डोरे डाल रहा है। नहीं, बल्कि किसी और के डोरे का शिकार हो रहा है। या ये शख्स मुझे इस काबिल भी नहीं समझता था कि कभी मुस्कुरा के बात ही कर ले। उसने घबराकर पहली फुर्सत में रहमा को फ़ोन मिलाया और उस पर एतबार करते हुए अपने और उसके माबैन ढकी छिपी नाराज़गी और कुशीदगी का जिक्र किया तो हैरान होने लगी। ओ गॉड, ये क्या बेवकूफ़ी चल रही है तुम दोनों के दरमियान। बस यार, मेरी मर्जी नहीं थी ना। वो बेबसी से बोली। उन्हें इग्नोर करके इन हालों को पहुंची हो तुम कि अब एक अजनबी लड़की तुम्हारी नज़रों के सामने तुमसे तुम्हारा हक छीनने को है। ओफो, तो मैं कौन सा मोहित हसन को तख्ती बनाकर तमाम उम्र के लिए गले में डाले फिरने लगी बैठी हूँ। मैं तो सिर्फ ये पूछ रही हूँ कि मोहित हसन को मज़ा कैसे चखाया जाए। वो मोहित हसन को अपने आगे झुकाने की तक वो दो में थी। मर्द को काबू करना कौन सा मुश्किल काम है, बस ज़रा सी दिल बस्ती और फिर तुम दोनों का तो रिश्ता भी है कि बेतकल्लुफ़ी होना कोई मुश्किल बात नहीं। वो शादीशुदा थी, ऐसे ही टिप्स दे सकती थी, मगर सोहा को तो मोहित हसन के बारे में सोच कर ही दिल ख़राब होने लगा। एक बार मोहित हसन को अपनी मोहब्बत में गिरफ्तार होने दो, फिर देखना तमाम उम्र शिकंजे से नहीं निकल पाएगा। उसे कई घर बताने के बाद रायमा मुसरत भरे लहजे में बोली। तब तक वो तपते हुए चेहरे के साथ फ़ोन बंद करने का सोच रही थी। ऐसी बातों से मर्दों को काबू किया जा सकता है। अपने मर्द को ऐसे काबू किया जाता है। ज़रा सी नाज व अदा दिखाने में क्या जाता है। दोनों में वो गिरफ्तार मोहब्बत होंगे, रायमा पर यकीन थी, और इधर वो तजब्जुब का शिकार। ओके जी, तो हमारा एपिसोड यहीं में ख़त्म होता है और अब हम काफ़ी दिनों बाद मिले हैं, है ना। थोड़ी सी बिज़ी थे हम, जिस वजह से हम अपलोड नहीं कर पा रहे थे, और आगे भी हम थोड़ा सा बिज़ी होंगे जिस वजह से शायद नहीं कर पाए। बट हमारी कोशिश रहेंगी कि हम ऐसा ना करें और आपके लिए ऐसे ही जल्दी जल्दी अपलोड करके डालते रहें। और बहुत ज़्यादा नहीं बचा ये, मतलब शायद 100 पेजेस नहीं, 100 से थोड़े से ज़्यादा है, बट कोई नहीं, हम इसको जल्दी से फिनिश करते हैं और देखते हैं आगे क्या होगा। और आपको अब तक कैसा लग रहा है मुझे ज़रूर बताइएगा। और बस इतना ही। चलिए, हम आपसे कल मिलेंगे। कल पता नहीं मिलेंगे नहीं मिलेंगे, खैर कोई नहीं। आप अपना ख्याल रखिएगा और हमें यूँ ही सुनते रहिए। और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे अकाउंट को फॉलो कर लीजिए। और खुदा हाफिज़।